हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण में वर्ण विचार के विषय में। इसके पहले हमने जो है व्याकरण के त्रिमुनि और माहेश्वर सूत्र को देख लिया है। अगर आप में से किसी ने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइएगा मेरे चैनल पे, कल की वीडियो को देखिएगा। उसमें जो है आपको महेश्वरा सूत्र और त्रिमुनि इन दोनों के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, जहां से संभावित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। बस उन्हीं तथ्यों को रखा भी गया है। और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक है संस्कृत साहित्य की प्लेलिस्ट और एक बनी है संस्कृत व्याकरण की। तो संस्कृत साहित्य में अगर आपको कवियों के बारे में पढ़ना होगा, डिटेल में प्रश्नोत्तरी करनी होगी, तो आप संस्कृत साहित्य वाली प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। और अगर आपको व्याकरण से रिलेटेड कोई चीज़ जानकारी प्राप्त करनी है तो आप फिर संस्कृत व्याकरण वाली प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सारी चीज़ों का अध्ययन कर लीजिएगा। इसके पहले मैंने पढ़ाया है, क्योंकि महेश्वरा सूत्र जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप जो है वर्ण विचार के विषय में भी सही से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, तो ही आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो ठीक है, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। और उसमें शुरुआत करने से पहले अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो उनसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके काम के लायक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा भी कि आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट करने से थोड़ा सा एक होता है ना कि हमें भी थोड़ा सा हौसला मिल जाता है कि हाँ, सामने वाले मेरे द्वारा जो भी बातें कही जा रही हैं वो आप लोगों तक अच्छे से पहुंच रही हैं और आप लोगों को चीज़ें याद भी हो रही हैं। और अगर कोई कमी है तो भी आप बताने का प्रयास कीजिएगा और उस कमी को हम सुधारने का भी प्रयास करेंगे। जो कमी है उसको दूर करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें लाने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो बात करते हैं वर्ण विचार के विषय में। तो यहाँ पे देखिए उन्हीं तथ्यों को बस रखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और बाकी मैं समझाती चलूंगी कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या लिखा है। तो देखिए, जब भी वर्ण विचार की बात आएगी तो वर्ण विचार जो है, ये वर्ण जो है ये दो भागों में डिवाइड हुआ है, दो भागों में बटा है। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। आपने पढ़ा है मुख्य रूप से दो ही भागों में बटा है, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर को हम कहते हैं अच। क्या पढ़ते हैं? अच। अब अच ये कहाँ से आया, इसके लिए आपको महेश्वरा सूत्र पढ़ना होगा। जितने लोग कल मेरी क्लास देखे होंगे, कल की वीडियो, उन लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये अच जो मैं बोल रही हूँ इसका क्या मतलब है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो फौरन जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो स्वर जो है इसको हम कहते हैं संस्कृत में अच, और अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन को हम कहते हैं हल प्रत्यय। ठीक है, हल प्रत्यय के अंतर्गत व्यंजन, सारे व्यंजन वर्ड आपके समाहित हैं। और यहाँ पे जैसे स्वर की अगर हम बात करते हैं तो स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है संस्कृत में? 9 बताई गई है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन जो संस्कृत में व्यंजनों की संख्या बताई गई है वो 33 व्यंजन है। ये इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। ये अगर कभी पूछ ले कि संस्कृत वर्णमाला जो है उनके जो 14 सूत्र बताए गए हैं, 14 सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला को जो प्रस्तुत किया गया है वो किस विद्वान ने किया है या किस लेखक ने किया है, तो वो किया है पाणिनि ने। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम बात करते हैं स्वर के विषय में। सबसे पहले हम स्वर को देखते हैं। जो 9 स्वर बताए गए हैं वो किस किस आधार पर हैं। तो जब हम स्वर की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं मात्रा काल के आधार पर स्वर का कितना विभाजन किया गया है। तो मात्रा काल के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो स्वर के 3 भेद होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि मात्रा काल के आधार पर स्वर का विभाजन। तो 3 होता है। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ये 3 है मात्रा के आधार पर। अब देखते हैं ह्रस्व स्वर मतलब क्या होता है, जिसमें एक मात्रिक का समय लगे, जिसको बोलने में हमें बस कम मात्रा का समय लगे, बहुत ही चंद सेकंडों में हम जो है
चंद सेकंड में हम उस शब्द का उच्चारण कर दें तो वो हो गया ह्रस्व स्वर। तो इसमें एक मात्रिक का समय, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अ, ठीक है। और ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आपके स्वर आएंगे? अ, ई, उ, री, रे, ये इतने स्वर आपके जो है ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ की बात करें तो दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, जैसे आ बोले तो तुरंत हो गया, आ बोले तो थोड़ा टाइम लगा ना, तो 2 मात्रा का समय लगा, तो वो हो गया द्विमात्रिक स्वर। इसमें कौन कौन से आपके स्वर आते हैं? तो उसमें आते हैं आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, औ। ये आपके जो स्वर हैं ये सभी दीर्घ के अंतर्गत आएंगे। आगे देखिएगा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की बात करें तो इसमें कहते हैं जिसमें त्रिमात्रिक का समय लगता हो, यानी कि 3 मात्रा का समय लगता हो। जैसे जैसे यहाँ पे देखिएगा आ, कोई जब आप लोग कोई धुन बनाते हैं ना तो उसमें होता नहीं, तार को एकदम खूब लंबा खींचते हैं, तो वैसे ही इसमें होता है 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे आप एक शब्द लीजिए ओम, ओम का जब उच्चारण करते हैं तो आप कैसे करते हैं? ओम, इस तरीके से बोलते हैं ना, खूब लंबा ओ को खींचते हैं ना, तो वो हो गया प्लुत। प्लुत स्वर हो गया जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। और इसका जो प्रयोग होता है प्लुत स्वर का, वो वेदों में प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर कभी आ जाए तो ये याद रखिएगा, ह्रस्व और दीर्घ का प्रयोग जो है आपकी लौकिक संस्कृति में होता है, लेकिन ओम का जो उच्चारण होता है वो वेदों में प्रयोग किया गया है। अब इसमें जो ओम शब्द है, देखिए कभी प्रश्न आपका कंफ्यूज कर सकता है, बन सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए ओम शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप अगर ये शब्द केवल ध्यान दिया जाए और कोई पूछ ले कि ओम में जो ओ शब्द है ये दीर्घ है या प्लुत है, तो आपने यहाँ पढ़ा है ना कि ओ जो है ये तो आपका दीर्घ स्वर है, लेकिन यहाँ पे पूरा सेंटेंस जो दिया है, पूरा वाक्य नहीं कहेंगे, शब्द कहेंगे, जो पूरा शब्द दिया है उस आधार पर अगर आप ओ की बात करेंगे तो ये आपका प्लुत स्वर होगा, ना कि दीर्घ स्वर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से ये शब्द उठा के प्रश्न पूछ सकता है तो कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शब्द जो है पूरा ओम को लिया गया है ना, तो यहाँ पे जो इस शब्द में जिस ओम की बात की जा रही है ये ओ प्लुत स्वर है। अगर सिंगल ओ आता है, अकेला ओ आता है किसी और शब्द के साथ, तब आप उस ओ को दीर्घ स्वर बताएंगे। ये थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं स्वरों का विभाजन। अभी हमने जो स्वरों का विभाजन देखा वो किस आधार पे देखा है? हमने देखा है मात्रा के आधार पे। और वो जो मात्रा के आधार पे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर पढ़े हैं हमने, वो जो है वो हमारी लौकिक संस्कृति है। ये जो स्वरों का विभाजन है ये वैदिक संस्कृति में होता था। यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन इनको एक बार हम समझ लेते हैं, अगर बाय द वे कभी क्वेश्चन आ गया तो आप इस चीज को सॉल्व कर सकें। तो देखिए, जो वैदिक संस्कृति की अगर हम बात करें तो ये जो मैं स्वर का विभाजन बताने जा रही हूँ ये वैदिक संस्कृति में होता है। तो इसमें देखिएगा, जो जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का आ आप ले लीजिए, तो ह्रस्व का जो आ है इसका जब विभाजन हम करते हैं ना तो 3 भागों में होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब उदात्त जो होता है इसका कोई चिन्ह नहीं होता। अगर उदात्त की बात करें तो उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। अनुदात्त की अगर हम बात करें तो अनुदात्त का चिन्ह ऐसा होता है माइनस की तरह, और ये चिन्ह किसी एक वर्ड के नीचे लगा होता है। आप अगर वेदों का कोई श्लोक वगैरह आप पढ़े होंगे ना, कोई वेद मंत्र, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसे लाइनें लिखी रहती हैं और उन किसी वर्ड, कोई एक, जैसे अनुदात्त लिखा है ना, इसमें हम आ के नीचे अगर ऐसे लगा दे तो ये हो जाएगा अनुदात्त। तो ये इसका निशान होता है, बस एक वर्ड के नीचे लगा होता है, पूरे शब्द के नीचे नहीं। तो ये हो गया अनुदात्त का चिन्ह। और स्वरित की बात करें तो स्वरित जो होता है ये पूर्ण विराम की तरह इसका चिन्ह होता है। तो इतना याद रखिएगा, स्वरित का चिन्ह कैसा होता है, अनुदात्त का कैसा होता है और उदात्त का क्या होता है। तो उदात्त का कोई भी जो है चिन्ह नहीं होता है। फिर आगे कहा गया है कि कोई भी स्वर या जो 9 स्वर हमने पढ़ा है उन स्वरों की बात हो रही है कि कोई भी जो स्वर है वो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हो सकता है। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ कि कोई भी स्वर अगर हम ले लेते हैं तो वो उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है, स्वरित भी होता है, जैसा कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया। ठीक है,
तो आगे हम देखते हैं ये इसका विभाजन कैसे होता है। तो देखिए, जैसे आपने हर्ष आ लिया, ठीक है, तो आ जो है वो आपका तीनों में बटेगा। आ जो है वो तीनों में बटेगा ना, यानी कि उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा और स्वरित भी होगा। फिर वो दीर्घ आ में भी जाएगा, जो छोटा आ है, तो इसका भेद जो है वो दीर्घ आ में जाएगा। तो दीर्घ आ की बात करेंगे तो इसके भी 3 भेद होंगे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और अगर प्लुत आ में जाएगा तो प्लुत की बात करेंगे तो इसके भी 3 भेद होंगे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इस प्रकार से अगर हम करेंगे, आ का केवल हम कर रहे हैं, तो आ के यहाँ पे 3 भेद हुए, यहाँ 3 हुए, यहाँ 3 हुए, तो 3 3 6, 3 त्रिक 9, 3 त्रिका 9 हो गया। तो ये टोटल 9 भेद हुए। फिर इन 9 भेदों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है अनुनासिक और दूसरा होता है अननुनासिक, अनअनुनासिक। तो याद रखिएगा, जब इनके हम 2 भेद करें 9 के, तो 9 अनुनासिक हो गए, 9 अनअनुनासिक हो गए। तो इस प्रकार से टोटल कितने भेद हो गए? एक स्वर के 18 भेद हो गए। कितने भेद हुए? 18 भेद हुए। ये आपको समझ में आया? ये इतना ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक स्वर आप लेते हैं, उस स्वर के 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ठीक है। और उसका दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, और उसका हर्ष होता ही है। तो अगर आ हम लेते हैं तो आ का दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। इस प्रकार से अगर हम जोड़ेंगे तो हर्ष आ के 3 भेद हो गए, दीर्घ आ के 3 भेद हो गए, फिर प्लुत के भी 3 भेद हुए। तो इस प्रकार से टोटल 9 भेद हुए। और 9 के जब हम 2 भाग करते हैं, फिर ये 9 भेद जो है 2 भागों में बंटता है, अनुनासिक और अननुनासिक। जब ये 2 भागों में बटेगा तो ये हो जाएंगे 18 भेद। इस प्रकार जो है एक वर्ण के ज्यादा से ज्यादा कितने भेद होते हैं? तो वो होते हैं 18 भेद। यहाँ पे देखिएगा, मैंने लिखा है कि अधिकतम अगर भेदों की बात करेगा कि स्वर के अधिकतम भेद कितने होते हैं, तो 18 होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। वो जो अभी मैंने चार्ट वगैरह दिखाया वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत है। लेकिन ये आया कैसे, इसलिए मैंने उस चार्ट को बताया कि ये कैसे आया। और न्यूनतम भेद की बात करें तो न्यूनतम भेद जो होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 18 भेद जो है वो कौन कौन से वर्ण के 18 भेद होते हैं और कौन कौन से वर्ण के भेद 12 बताए गए हैं। तो 18 भेद की पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा है अधिकतम भेद जो होंगे वो 18 होंगे, और अगर कम से कम भेद की बात करेगा तो कम से कम 12 भेद होते ही हैं। तो 18 भेद में अगर हम बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा, ई आएगा, उ आएगा और री आएगा, यानी कि हर्ष स्वर जितने हैं आपके 4, वो चारों हर्ष स्वर के 18 भेद होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला है आपके पास 12 भेद। अब 18 भेद तो हमने देख लिए, तो यानी कि 18 भेद किसके होते हैं? हर्ष स्वर जो होते हैं, जो हर्ष स्वरों की संख्या 4 बताई गई है, उन चारों के 18 भेद होते हैं। तो 12 भेद किसके होते हैं? तो 12 भेद आपके होंगे ए, ओ, ऐ, औ। ये जो 4 वर्ण है इनके 12 भेद होते हैं। क्यों 12 भेद होते हैं? क्योंकि देखिए, मैंने लिखा भी है, इसके 12 भेद होते हैं सभी के। क्यों? क्योंकि इसका हर्ष नहीं होता है। इनका क्या नहीं होता? इनका हर्ष नहीं होता है। ये तो दीर्घ है ना, इनका हर्ष होता ही नहीं है। इनका हर्ष कैसे आप बनाएंगे? ये तो सीधा सीधा जो इनका जो निर्माण हुआ है सीधे दीर्घ के रूप में हुआ है ना, तो इनका तो हर्ष बनेगा नहीं। हर्ष का दीर्घ बन सकता है लेकिन दीर्घ का हर्ष नहीं बन सकता ना। तो इस वजह से इनके कितने भेद हुए? इनके 12 भेद हो गए। जब आप उसको निकाल देंगे हर्ष को, तो 3 भेद वहां से निकल जाएंगे, और 2 अनुनासिक और निरनुनासिक की बात करेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि 6 भेद पूरा निकल गया। तो कितना बचा? 12 भेद। इस तरीके से याद रखिएगा। अब बात करते हैं लृ वर्ण की। लृ वर्ण बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। देखिएगा, लृ वर्ण के भी 12 भेद होते हैं। अब इसको मैंने अलग क्यों लिखा? मैंने अलग इसलिए लिखा क्योंकि ये जो लृ वर्ण है ना, इसका दीर्घ नहीं होता है। जिस प्रकार से मैंने ये बताया कि ए, ओ, ऐ, औ, इस वर्ण के 12 भेद होते हैं लेकिन इनका हर्ष नहीं होता, उसी प्रकार जो लृ वर्ण है इनका दीर्घ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इस वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। प्रश्न आपका बन सकता है यहाँ से, ये कौन सा वर्ण है जिसका दीर्घ वर्ण नहीं होता है? तो लृ का जो है दीर्घ रूप नहीं बनता है।
इस वजह से इसके भी 12 भेद होते हैं। नोट में मैंने एक पॉइंट लिखा है कि री व लरी के कुल भेदों की अगर संख्या पूछता भी है कितनी होती है, तो आपने अभी पढ़ा है री के 18 भेद और लरी के 12 भेद। क्यों? क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता, इसलिए इसकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। 30 प्रकार बताए गए हैं री और लरी के। तो ये इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, आगे देखिएगा, अगला जो पॉइंट है वो है स्वरों की संख्या। अभी हम क्या देखे हैं? हम स्वरों का विभाजन देखे हैं और अब हम बात करेंगे स्वरों की संख्या। तो आपने पढ़ा है स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। तो वो 9 स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ। ये आपके 9 स्वर हैं। मूल स्वर अगर इसमें पूछे तो मूल स्वर कौन से होंगे? तो मूल स्वर की अगर बात करें तो आ, ई, उ, री और लरी। लरी भी आएगा मूल स्वर में, ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से इसकी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर में आपके 4 वर्ड आते हैं, ए, ओ, ऐ, औ। ये 4 वर्ड जो है आपके संयुक्त स्वर में आते हैं। संयुक्त कैसे? नीचे मैंने लिखा भी है, ये कैसे बनते हैं। आ और ई मिलकर बनता है ए, फिर आ और ए मिलकर बनता है ऐ, आ और उ मिलकर बनता है ओ, और आ और ओ मिलकर बनता है औ। ठीक है, तो इस तरीके से ये संयुक्त स्वर हो गए आपके। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। इसके पहले हमने स्वर के बारे में पूरा पढ़ लिया कि कैसे कैसे स्वर का विभाजन हुआ है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन को हम कहते हैं हल। हल प्रत्याहार के अंतर्गत जो है पूरा व्यंजन वर्ड आपका समाहित है। और व्यंजनों की संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल 33 व्यंजन होते हैं। कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। कोई भी व्यंजन वर्ड अगर रहता है तो वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। और स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। और व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे कि का, अगर का के नीचे हलंत लगा है तो आप जानते हैं ये आपका पूर्ण व्यंजन हो गया। और इसमें जो है ये आ जो है ये स्वर है, जब ये इसके साथ लगता है तो आपका जो ये हलंत वाला चिन्ह है ये हट जाता है। अब ये क्या हो गया? ये स्वर की सहायता से बोला जाने वाला व्यंजन हो गया का। ठीक है, अगर पूछ ले कभी प्रश्न कि का में जो है मूल व्यंजन कौन सा है, पूर्ण रूप से व्यंजन वर्ड कौन सा है, तब आप बताएंगे ये पूर्ण व्यंजन है और आ इसमें स्वर छिपा हुआ है। इसी तरीके से खा का भी बनेगा। ये सब आपको पता है, बस फिर भी एक बार रिवीजन करने के तौर पे आपको बताते चल रहे हैं। संख्या की बात करें तो 33 व्यंजन हैं। अब देखते हैं व्यंजनों के प्रकार की बात। देखिए इसमें बहुत सी चीजें आपने पढ़ रखी है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने पढ़ा है तो उस चीज को आप दोबारा मत पढ़िए। कभी कभी ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, यही आपका 1 नंबर जो है आप सोचते हैं कि नहीं मेरी तो तैयारी अच्छी है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो है वो क्वेश्चन आप गलत कराते हैं। और आज के टाइम में कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो आप समझ लीजिए आप कितने लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन जो है अपने में महत्वपूर्ण होता है, तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब देखते हैं व्यंजन के प्रकार की बात। तो देखिएगा व्यंजन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब ये जो 3 प्रकार मैं बता रही हूं ना, ये तीनों प्रकार आपके महेश्वर सूत्र में गिने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो 3 प्रकार है ये आपके महेश्वर सूत्र में गिने जाते हैं। जैसे कि पहला जो प्रकार है वो है अस्पर्श व्यंजन का, पहला है अस्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो अस्पर्श व्यंजन को आप अगर कहेंगे तो इसके लिए एक सूत्र है, कादयो मा वसानः स्पर्शः, कादयो मा वसानः स्पर्शः। यानी कि स्पर्श व्यंजन जो है, जो स्पर्श व्यंजन है, ये जो है का से लेकर माँ तक के वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। का से लेके माँ तक यानी कि कु, चू, टू, तू, पू, यानी कि का वर्ग आपका, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इस प्रकार से अगर आप गिनती करेंगे तो टोटल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी आएगी? 25 आएगी ना। 25 स्पर्श व्यंजन आपके हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन के लिए एक प्रत्याहार लाया गया था, यड़ प्रत्याहार। कल जब महेश्वर सूत्र पढ़ा गया है तो उसमें हमने यड़ प्रत्याहार के विषय में पढ़ा था, कैसे हुआ था, सारी डिटेल आपको वहीं पे मिलेगी।
तो यड़ प्रत्याहार कहते ही आप समझ जाएंगे कि अंतस्थ व्यंजन की बात हो रही है। य व र ला, और इन्हें हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन के लिए एक प्रत्याहार बनाया गया है, शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार कहने का मतलब कि इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं सभी ऊष्म वर्ण आते हैं। श, श, स, हा, ये ऊष्म व्यंजन आपके हो गए। तो आपने यहाँ पे देखा कि व्यंजन के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं, और यही तीनों प्रकार जो है माहेश्वर सूत्र में गिने गए हैं। अब एक प्रकार और आता है आपका, जो कि है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, एक प्रकार और आता है, वो है संयुक्त व्यंजन। आप जानते हैं, लेकिन ये जो संयुक्त व्यंजन की हम बात कर रहे हैं, ये जो है आपके माहेश्वर सूत्र में नहीं गिने जाते। इसलिए जो मूल रूप से, मुख्य रूप से जो व्यंजनों की बात की जाएगी तो उसके 3 ही भेद बताए जाएंगे, आपके स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और ये जो चौथा है ये आपके माहेश्वर सूत्र में नहीं आते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो संयुक्त व्यंजन ये 3 होते हैं, छा, त्रा, क्या। अब ये बनता कैसे है, तो देखिएगा, का जो है ये पूर्ण व्यंजन है, और यहाँ पे पूर्ण शाह है। कौन सा शाह है? मूर्धन्य शाह है। इसमें जब आ स्वर मिलता है, ठीक है, आ स्वर मिलता है और उसके बाद पूर्ण व्यंजन मिलता है का, तब जाके जो है शा शब्द बनता है। ठीक है, शा। और त्रा कैसे बनता है, तो त्रा में आपका पूर्ण ता रहता है, पूर्ण ता व्यंजन रहता है, पूर्ण रूप से ता व्यंजन रहता है, और आपका जो होता है रा वर्ण रहता है, जो कि स्वर के साथ मिला होता है। तो पूर्ण ता और रा, इन दोनों शब्द से मिलकर आपके त्र शब्द का निर्माण होता है, त्र वर्ण का। और अगर ज्ञा शब्द की बात करें तो आपका जा व्यंजन। जा व्यंजन मतलब कि अगर मैं व्यंजन की बात करी तो सिर्फ व्यंजन, यानी कि हलंत लगा है, तो जा व्यंजन। और या जो है ये स्वर की सहायता से जो बोला गया वर्ड है उसकी बात हो रही है, यानी कि उसमें स्वर छिपा हुआ है। या वर्ड मिलाकर क्या बनता है, ज्ञा बनता है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, त्रा जो है किन वर्णों से मिलकर बना है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, पहले के जो वर्ण रहेंगे उस सब में हलंत लगा होता है। यही निशानी है याद करने की, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिएगा, स्टार्टिंग के जो वर्ड रहेंगे वो पूर्ण व्यंजन रहते हैं, और बाद के जो वर्ड रहते हैं उन सब में स्वर मिला हुआ होता है। यहाँ पे मैंने प्लस करके स्वर अलग बताया है, लेकिन एग्जाम में ऐसे करके नहीं देगा, उसमें स्वर मिला हुआ देगा। तो याद रखिएगा, जो पहले वाले वर्ड रहेंगे सब आपके पूर्ण व्यंजन ही रहेंगे। जो पहला पूर्ण व्यंजन आएगा और दूसरा जो होगा उसमें स्वर मिला हुआ होगा, वही आपका ऑप्शन सही जाएगा। इस तरीके से आप इनको पढ़िएगा, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आयोग वाह की। और आयोग वाह की अगर हम बात करें तो आयोग वाह के विषय में कहा जाता है कि इनका जो प्रयोग है ये वर्णमाला में तो नहीं हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग जो है हम इसमें करते हैं, जो शब्द यूज करते हैं उसमें जो है इनका प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला में भले ही नहीं होता है, लेकिन इनका प्रयोग जो है हम अपने अध्ययन के रूप में साहित्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में इनका हम प्रयोग जरूर करते हैं, आयोग वाह का। तो आयोग वाह की अगर संख्या की बात करें तो इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे अनुस्वार में बिंदी लगी होती है, जैसे कोई आप शब्द पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए संयुक्त लिखा है, तो संयुक्त में जो शा के ऊपर बिंदी लगी है ये अनुस्वार है आपका। विसर्ग की बात करें तो विसर्ग का निशान ऐसा होता है, शब्द के लास्ट में लगा होता है, लास्ट में, तो ये विसर्ग हो गया। तो एक हो गया अनुस्वार वर्ण, दूसरा हो गया विसर्ग वर्ण। फिर आगे देखिएगा जिह्वा मूलीय, तो जिह्वा मूलीय में जो है क और फा होता है, और उपधमानीय की अगर बात करें तो उपधमानीय में पा और फा होता है। ठीक है, और ये आधा आधा विसर्ग होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो निशान है ना, ये आधे विसर्ग की निशान है। जैसे ये पूरा विसर्ग है, वैसे ये आधे विसर्ग की निशानी है। तो ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसका निशान। और इनको जब आधा विसर्ग ये है, आधा विसर्ग ये है, तो आधा आधा मिला के एक हुआ ना, तो ये पूरा एक वर्ड हो गया। फिर आधा ये है, आधा ये है, ये मिला के एक हो गया। तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2,
तीसरा ये हो गया और चौथा हो गया अनुस्वार। इस प्रकार से कहेंगे तो आयोग वाहक जो है उसके कितनी संख्या बताई गई है, 4 बताई गई है। अब देखेंगे नोट में एक पॉइंट मैंने लिखा है कि अनुस्वार व विसर्ग ये हमेशा स्वर के बाद आते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कभी प्रश्न आ जाए कि जो अनुस्वार और विसर्ग है उनका प्रयोग कब होता है, तो ये हमेशा जब भी आते हैं तो स्वर के बाद आते हैं। अब देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है अकूह विसर्जनीय नाम कंठः। ये आपका सूत्र है और इस सूत्र को अभी हम बताते हैं इसको हम कैसे तोड़ेंगे। देखिए, अकूह विसर्जनीय नाम कंठः, यानी कि इसमें आ से आपका मतलब हो गया आ और आ दोनों वर्ड, ठीक है। तो आ और आ ये दोनों वर्ड, और आप जानते हैं कि आ के टोटल कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं, अभी मैंने आपको बताया ही है। इसके बाद बात करें तो कु लिखा है, तो कु से हो जाएगा का वर्ग, तो का वर्ग हो गया आपका। फिर अकुह हा लिखा है यानी कि हा वर्ड भी आएगा, और विसर्जन लिखा है ना यानी कि विसर्ग यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो विसर्ग वाले वर्ण है वो भी आपके जो है उनका भी जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। तो इस प्रकार आप क्या देखें कि अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, इस सूत्र से आपको समझ में आ गया कि जो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है वो वर्ण कौन कौन से हैं। आ और आ, का वर्ग, हा और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो आपका कंठ से होता है। और इनकी संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी है, 9 है। देखिएगा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 हो गया। का वर्ग में 5 वर्ड आते हैं, 5, 6, 7 हो गया, फिर एक हा हो गया 8, और विसर्ग की बात करें तो ये हो गया 9। तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि कंठ का जो उच्चारण स्थान है वहां से 9 वर्णों का उच्चारण होता है। आगे देखते हैं, अगला जो है वो है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु से आप समझेंगे कि तालु जो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है वो कौन कौन से वर्ण हैं। तो इचु लिखा ना, तो ई से आप समझिएगा ई और बड़ी ई दोनों वर्ड आ जाएंगे। ई शब्द ई अक्षर से। चू की बात करेगा तो चू से हो जाएगा चा वर्ग, और या से आपका हो जाएगा या वर्ड, और यहाँ पे जो है आपका तालव्य शा है, तो तालव्य शा से हो जाएगा तालव्य शा का इसमें प्रयोग है। यानी कि जो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है वो वर्ण है आपके ई, चा वर्ग, या और शा। ये आपके जो है तालु से होने वाले उच्चारण स्थान के वर्ण हैं। अब हम बात करेंगे ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा यानी कि वो कौन से उच्चारण स्थान है जिनका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, वो कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपके आ जाएंगे री वर्ड, री का दीर्घ भी होगा लघु भी होगा, यानी कि री और री ये दोनों वर्ड आएंगे। फिर आपका टा वर्ग आ जाएगा, फिर यहाँ पे रा लिखा है यानी कि रा वर्ड भी आएगा, और आपका यहाँ पे मूर्धन्य शा भी आएगा। तो इतने वर्ड जो हैं आपके, इन वर्डों का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। बातें आपको समझ में आ ही रही होंगी अच्छे से, ये सब आपने पढ़ा है। अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आपको ये सूत्र याद रहेगा, अगर तो आपको रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। बस इस सूत्र की सहायता से आप फौरन बता सकते हैं कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे ही अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन से वर्ड का उच्चारण स्थान तालु है, तुरंत आप पढ़िएगा इचु यशानाम तालु। ठीक है, जैसे ही आपने पढ़ा आपको तुरंत समझ में आ गया ई का हो जाएगा, यानी कि ई वर्ड जो है उसका उच्चारण स्थान तालु है, ई और बड़ी ई का मतलब छोटी ई बड़ी ई दोनों आ जाएंगे, दीर्घ और लघु, दीर्घ और हर्षु। ठीक है, चा से आपको समझ में आ जाएगा चा वर्ग की बात हो रही है, या से या वर्ड और शा से शा वर्ड। ठीक है, इस तरीके से आप इनको समझ जाएंगे तुरंत कि इनमें से कौन सा वर्ड आपका तालु का रहेगा। अब हम बात करते हैं आगे, देखिएगा लृतु लशा नाम दंतः। लृतु लशा नाम दंतः, तो कौन से उच्चारण है, कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दंत से होता है, तो वो उच्चारण है, वो वर्ण है आपके लृ, ता वर्ग और सा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है लृ, ता वर्ग
और ला वर्ग, सॉरी ला नहीं, ला वर्ण और सा, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ठीक है, ला, री वर्ण और ता वर्ग और सा, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? तो इनका उच्चारण स्थान जो है वो आपका है कहाँ पे? दंत है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दांत। आगे देखते हैं, अगला है उपपद मानिया नाम ओष्ठव। तो उपपद मानिया नाम ओष्ठव में कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है, यानी कि होंठ है? तो वो आपके आ जाएंगे ऊ। ऊ का मतलब आपका हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ, तो ऊ हो गए। पू का मतलब हो गया पा वर्ग यहाँ पे। और आपके पद माननीय, तो उपद माननीय में आप जानते हैं कौन सा वर्ड आ जाता है? उपद माननीय में पा और फा, आधा पा आधा फा, अभी आपने पढ़ा है आयोग वाह के बारे में, ठीक है, वहां के वर्ड। तो ये सारे वर्डों का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठव है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं यमंगणना नाम नासिका चा। यमंगणना नाम नासिका चा, यानी कि यमंगणना नाम नासिका, नाक से जिसका उच्चारण होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका से होता है। कहाँ से होता है? नासिका से होता है। तो उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? या मा रा, या मा रा, रा ना, ये सारे आपके जो है प्रत्येक वर्ग के जो अंतिम अंत के 5 वर्ड होते हैं, प्रत्येक वर्ग के अंतिम के जो 5वां वर्ड होता है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है नासिका से। आगे देखिएगा, इदैतो कंठ तालु। इदैतो कंठ तालु यानी कि ए का मतलब हो गया ए और ए, दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है, एक ही नहीं है। कंठ और तालु से यही दोनों उच्चारण स्थान ए का है। और उदौतो का मतलब हो गया उदौतो कंठोष्ठो, यानी कि ओ का मतलब यहाँ पे हो गया ओ और औ, दोनों का रूप चल रहा है ओ और औ, और इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो आपका कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठम लिखा है ना, तो कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। अब बात करते हैं वकारस से दंतोष्ठव। तो वकारस से वाह यानी कि जो वाह है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से लेता है? तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठव है, यानी कि दांत और ओठ, वाह। जब हम वाह बोलते हैं, आप भी बोलने का प्रयास कीजिए, तो आपका जो दांत है वो आपके होठ पर लगता है ना, वाह, तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंतोष्ठव हो गया। तो इसी का एक सूत्र दिया है वकारस्य दंतोष्ठम। इस तरीके से आप इनको जितने भी वर्डों के जो उच्चारण स्थान यहाँ पे बताए गए हैं सबके सब आप इस तरीके से याद रखिएगा। ये जो सूत्र है, इन सूत्रों को याद रखेंगे तो आप इजीली जो है परीक्षा में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रयत्न की। प्रयत्न के आधार पे जो विभाजन किया गया है वो 2 भागों में हुआ है। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है इनकी संख्या 5 बताई गई है, प्रश्न यहाँ से बनता है संख्या की। और बाह्य प्रयत्न जो है इसकी संख्या 11 बताई गई है। प्रयत्न के 2 भेद किए गए हैं, आभ्यंतर और बाह्य। और आभ्यंतर का जो भेद है उसमें उसकी संख्या कितनी है? 5 है। और बाह्य प्रयत्न के कितने भेद किए गए हैं? 11 भेद किए गए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत जो 5 बताई गए हैं इसकी संख्या, तो इसमें जो पहला है स्पृष्ट। स्पृष्ट में आपके कौन से वर्ड आएंगे? का से लेकर माँ तक, का से लेकर यानी कि का वर्ग से लेकर माँ तक जितने भी वर्ड आते हैं क्रम से, उनकी संख्या टोटल 25 होती है। आप जोड़ेंगे तो 25 आएगी। तो वो सारे वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं? स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा बात करें तो दूसरा है इसत स्पृष्ट। इसत स्पृष्ट के अंतर्गत आपके अंतस्थ वर्डों को रखा गया है। अंतस्थ वर्ड कौन कौन से हैं? या, व, रा, ला, जिनकी संख्या कितनी बताई गई है? तो 4 बताई गई है। संख्या पे ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो आगे देखिएगा ईसत विवृत है। ईसत विवृत के अंतर्गत आपके ऊष्म वर्ण आते हैं। और ऊष्म वर्णों की अगर हम बात करें तो ऊष्म वर्ण आपको पता है तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। ये चारों वर्ण जो है आपके ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ईशत विवृत में हमने ऊष्म वर्णों को रखा है जिनकी संख्या 4 है। विवृत की बात करें तो विवृत में आपके सभी स्वरों को रखा गया है।
विवृत में किसको रखा गया है? स्वर। और स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 9, जिसे हम अच के नाम से भी जानते हैं। और जो पांचवा है आपका संवृत। सॉरी, यहाँ पे मैंने नंबरिंग गलत कर दी, छठवां कर दिया है। देखिए यहाँ पांचवा है संवृत। संवृत में आपका केवल एक वर्ड आता है, वो है आ। ये बहुत बार पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वर्ड जो है वो संवृत है? तो संवृत में आपका केवल एक वर्ड आता है, आ आता है। तो आपने यहाँ पे देख लिया, जो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे जो वर्डों का विभाजन किया गया है वो 5 प्रकार से हुआ है। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और संवृत। अब हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न की अगर हम बात करें तो इसके हमने बताए हैं 11 भेद किए गए हैं, 11 प्रकार हैं। तो 11 प्रकार के हम नाम पढ़ते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित को अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। अनुदात्त जो होता है वो ऋणात्मक, जैसे ऋणात्मक का चिन्ह होता है ना, माइनस का, वो होता है। और स्वरित कैसा होता है? पूर्ण विराम की तरह। तो इन तीनों को अभी हमने देखा है, बाकी इनकी बात अभी हम करते हैं। जो बाह्य प्रयत्न 11 बताए गए हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट है, देखिए इसमें विवार, स्वार और आघोष तीनों को हमने एक साथ रखा है, तीनों को एक साथ लिया गया है। विवार, श्वास, आघोष। इसके लिए एक प्रत्याहार बताया गया है, खर प्रत्याहार। क्या बताया गया है? खर प्रत्याहार। और खर प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? यानी कि खफ, छठत, चटतव, कपय, शाशा, शर। ये जो 3 सूत्र बताए गए हैं महेश्वरा सूत्र में, ये जो 3 सूत्र अभी मैंने पढ़े हैं, इन 3 सूत्रों के अंतर्गत जितने वर्डों का यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, वो सभी आपके विवार, श्वास, आघोष के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे देखिए वो वर्ड कौन कौन से हैं, इसीलिए मैंने कहा पहले आप महेश्वरा सूत्र पढ़े रहिएगा तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। खर प्रत्याहार की बात करें तो अब यहाँ पे हम देखते हैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो यहाँ देखिए ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, श। ये 3 वर्ड आप, 3 नहीं, ये सारे के सारे वर्ड आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें फिर कहा गया है आगे क्या कहा गया है कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्डों का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, आघोष होगा। तो यानी कि विवार, श्वास और आघोष, इन तीनों को एक साथ हम रखेंगे। और इन तीनों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? खर प्रत्याहार के सभी वर्ड आते हैं। सीधा सिंपल सी बात है, खर प्रत्याहार के जितने भी वर्ड हैं वो आपके विवार, श्वास, आघोष के अंतर्गत आते हैं। और इसके लिए मैंने एक नोट में लिखा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और ऊष्म वर्ण। जैसे ऐसे अगर समझने में दिक्कत होगी तो आप इतना याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग, जैसे का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, वैसे ही प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और साथ ही साथ में जो ऊष्म वर्ण है उनका जो स्थान है वो विवार, श्वास, आघोष है। और इस प्रकार देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो 13 इनकी संख्या होती है। ये संख्या में कितने होते हैं? 13 वर्ण जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं संवाद, नाद, घोष की। तो संवाद, नाद, घोष की अगर हम बात करें तो ये इसके लिए जो है हर्ष प्रत्याहार का हम प्रयोग करते हैं। यानी कि हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उन सभी वर्डों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? संवाद, नाद, घोष। ये सारे वर्ड आपके संवाद के अंतर्गत भी आएंगे, संवाद, नाद और घोष के अंतर्गत भी आते हैं। और अगर इसको आप नॉर्मल शब्दों में समझिए तो आप बस इतना जानिएगा कि ये जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन, ये इतने आपके किसमें आते हैं? संवाद, नाद, घोष में। अगर आपको प्रत्याहार समझ में आ रहा है तो प्रत्याहार के हिसाब से याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये भूलता है तो आप इतना याद कर लीजिए
कि स्वाद नाद घोष में जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और उसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन आता है, जिसकी संख्या टोटल कितनी बताई गई है? 20 बताई गई है। और विवार श्वास अघोष की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 13 बताई गई है। अब हम बात करते हैं, आगे देखिएगा, अल्प प्राण की। अल्प प्राण की अगर हम बात करें तो अल्प प्राण में जो है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस यड़ प्रत्याहार। अब यड़ प्रत्याहार क्या होता है? यड़ प्रत्याहार मतलब कि इसके अंतर्गत आपके सभी अंतस्थ व्यंजन आते हैं। या, वा, रा, ला, ये सभी आपके अंतस्थ व्यंजन जो है इसी यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो आप अंतस्थ ना बोल के आप यड़ प्रत्याहार अगर बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये अंतस्थ व्यंजन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आपने क्या देखा कि इसके अंतर्गत पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण आता है, उसके साथ साथ पूरे चारों अंतस्थ व्यंजन आते हैं। इस प्रकार अगर अल्प प्राण की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 19 बताई गई है। इसके लिए एक ट्रिक है कि अल्प प्राण 135 अंतस्थ, अल्प प्राण 135 अंतस्थ, ये इसका जो है ट्रिक है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण में जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है और साथ ही साथ सल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। सल प्रत्याहार मतलब कि आपके सभी ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा और हा, ये सभी आपके किसमें आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं और इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। इस हिसाब से इनकी जो टोटल संख्या होती है वो 14 होती है, यानी कि महाप्राण में जो वर्ण होते हैं वो टोटल 14 वर्ण आते हैं। इसकी ट्रिक है महाप्राण 24 ऊष्म, महाप्राण 24 ऊष्म और अल्प प्राण 135 अंतस्थ, ये अल्प प्राण का सूत्र है। इस तरीके से आपको याद रहेगा। महाप्राण 24 यानी कि दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, और अल्प प्राण 135 यानी कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। उदात्त की बात करें तो इसमें कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात्त की बात करें तो ये इसका निशान है, स्वरित की बात करें तो ये इसका निशान है। तो इतना सब आपको समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे इससे प्रश्न कैसे आते हैं। इतना तो मैंने बताया, आप लोग सोच रहे होंगे ना ये क्या बताते जा रही हैं, इस पे प्रश्न आखिर कैसे पूछेगा। तो चलिए एक दो प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, जैसे ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि विवार, अघोष, अल्प प्राण, इनमें से 4 ऑप्शन दिया है कि कौन सा वर्ण है जो विवार भी है, अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। तो आप अब सोचेंगे इसमें से कौन सा वर्ण है, तो वो वर्ण है आपका का। कौन सा वर्ण है? का वर्ण है, जो कि आपका विवार भी है, अघोष भी है और साथ ही साथ क्या है? अल्प प्राण है। तो आपने अल्प प्राण को पढ़ा है। अल्प प्राण में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहला आता है, तीसरा आता है और पांचवा आता है। तो का जो है वो का वर्ग का पहला वर्ण है, तो इसलिए अल्प प्राण के अंतर्गत ये आता है, आप जानते हैं ये अच्छे से। और अब विवार, अघोष की बात करें तो आप जानते हैं इसमें जो है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। तो आप समझ गए, पहला और दूसरा, तो का जो है वो पहला वर्ण है ना, पहला वर्ण है, तो इस हिसाब से विवार में भी का आता है और अघोष में भी का आता है। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सही जवाब है। अब आप बताइए क्या हा आता है? हा जो है क्या इसका उच्चारण स्थान जो है, मतलब क्या हा जो है वो इनके अंतर्गत आता है, विवार और अघोष के अंतर्गत? तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ विवार और अघोष के अंतर्गत हा आता है, लेकिन क्या अल्प प्राण के अंतर्गत आता है? तब आप कहेंगे नहीं, अल्प प्राण के अंतर्गत हा तो नहीं आता, हा तो महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन। ऐसे ही आप इन वर्डों को भी देखेंगी, जो वर्ड तीनों में पाए जाते हैं वही वर्ड, वही क्वेश्चन आपका सही जाएगा, वही ऑप्शन। तो का जो है वो विवार में भी है, आघोष में भी और अल्प प्राण के अंतर्गत भी आता है। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन है नाद, घोष और महाप्राण। तो महाप्राण में आपको पता है कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। और नाद और घोष की बात करें अगर हम, तो इसके अंदर जो है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण,
हर वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आता है। तो आप जान रहे हैं कि जो घा है ये चौथा वर्ण है, तो ये महाप्राण के अंतर्गत भी आ गया, नाद के अंतर्गत भी, घोष के अंतर्गत भी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, घा ये आपका सही जवाब हो गया। बाकी चा जो है ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और एक और आशा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे लिखा है खा। बताइए खा इनमें से क्या है? क्या ये संवाद, नाद, घोष, महाप्राण है? संवाद, नाद, घोष, महाप्राण है? तो आप कहेंगे नहीं। संवाद, नाद, घोष अल्प प्राण है? तो आप कहेंगे नहीं, ये संवाद, नाद, घोष अल्प प्राण भी नहीं है। अगर आप कहेंगे विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण है। महाप्राण के अंतर्गत आपका दूसरा और चौथा वर्ण आता है, ये आप जानते हैं। और विवार, श्वास, अघोष के अंतर्गत आपका कौन सा वर्ण आता है? तो उसके अंतर्गत आपका जो आता है वो है पहला और दूसरा वर्ण। तो इस हिसाब से दूसरा वर्ण जो है खा है, तो खा जो है ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। और इसमें जो है अल्प प्राण में तो खा आता नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन अल्प प्राण की वजह से कैंसिल। अब इसमें महाप्राण तो दिया है, लेकिन संवाद, नाद, घोष में तो खा नहीं आता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो विवार, श्वास, आघोष में तो खा आता है, लेकिन अल्प प्राण में नहीं आता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा? ये वाला ऑप्शन। विवार में भी, श्वास में भी, आघोष में भी और महाप्राण में भी खा जो है, खा वर्ण आता है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। और लास्ट में जो है ये बात को आप ध्यान रखिएगा, बस इतना ही आप ये चीज याद रख लीजिएगा कि जो संवाद, नाद, घोष है, इसमें जो है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन रखा गया है। और विवार, श्वास, अघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा वर्ण और इसके साथ साथ ऊष्म व्यंजनों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमने आज जो है वर्ण विचार पर पूरा अध्ययन कर लिया है, संपूर्ण अध्ययन। अगर आप में से किसी को ये क्लास समझ में नहीं आई है तो आप बताइएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से सरल शब्दों में इसको समझा सकूं। यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं, तो इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और ये थोड़ा सा मतलब टफ भी पड़ता है, देखने में तो लगता है इजी, लेकिन वर्णों की बात हो रही है ना, तो कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है ये दिक्कत करता है। इसलिए आप इनको आराम से बैठ के 1-2 घंटा इस पे पढ़ेंगे ना, तो एक ही बार में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे संस्कृत व्याकरण में। तो जैसे भी आपको क्लास लगी है आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते एक लाइक करते जाइएगा, और अगर हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल ठीक इसी समय शाम के 6 बजे, और मुझे भी इंतज़ार रहेगा, साथ ही साथ आप भी इंतज़ार करिएगा अगला टॉपिक क्या आने वाला है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।